हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस करने वाले हैं। यानी ईवीएस का जो ये पूरा सेट है, ये 28 दिसंबर 2022 का जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वहाँ का एक पूरा सेट है। तो हम लोग आज ईवीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें पूरा जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी जो 30 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा ईवीएस का सेट एक लिया हुआ है, इसको लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस के क्वेश्चन है। तो प्रीवियस के क्वेश्चन सीटेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीडीपी हम लोगों ने किया हुआ था, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 28 दिसंबर 2022 का एक पूरा सेट 30 क्वेश्चन उसमें भी थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख सकते हैं। मैथ पेडागोजी का भी हम लोगों ने जो 28 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था आपका, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। साथ ही साथ हिंदी का जो पैसेज होता है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, उस पे जो मैंने पैसेज सॉल्व कराया हुआ है वो भी आपका प्रीवियस का ही पैसेज है। ठीक है, तो आप लोग वो दोनों क्लासेस ज्वाइन करिएगा। साथ में अगर आपने सीडीपी की क्लास नहीं देखी तो वो भी जाके ज्वाइन करिएगा। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलेगी। इसमें अब हम लोग डेली पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी जितने भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन हुए थे आपको सारे मिल जाएंगे। इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग डेली 3 बजे ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग के ज़्यादातर मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आपका ईवीएस है वो भी कंप्लीट हो गया है, हिंदी है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सीडीपी है वो भी कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास 2 महीने हैं, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो 7 जुलाई को होना है। तो अभी हम लोग के पास इनफ टाइम है, हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही जो आपको 5 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी पेपर 2 जितने भी कैंडिडेट देने वाले हैं वो 5 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, यानी एनसीईआरटी क्लास 6, 7 एंड 8 की। ठीक है, तो क्लास 6 एंड 7 की हो चुकी है, 8 की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग ईवीएस का पूरा सेट देखने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा जो कथन है लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। देखिए, जेंडर से क्वेश्चन आपके सीडीपी में भी आता है, हिंदी पेडागोजी में भी आ जाता है और ईवीएस में भी आता है। तो ये जो टॉपिक है, क्यों देखिए पेडागोजी के कुछ टॉपिक कॉमन रहते हैं, जैसे कि आपका सीडीपी में भी आएगा, ईवीएस में भी पूछ लेगा, पेडागोजी में, हिंदी में भी पूछ लेगा। तो सीडीपी की अगर आपकी पेडागोजी मजबूत है तो अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प कर देती है। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन ये बात कही गई है कि अध्यापक जो है उसका कौन सा कथन, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें लिंग पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। तो इसमें कोई जेंडर की बात नहीं की जा रही है कि लड़के अच्छे हैं या लड़कियां अच्छी, क्योंकि इसमें बात की जा रही है तुम सभी ने, यानी सभी इक्वल हैं, या लड़के भी इक्वल हैं लड़कियां भी इक्वल हैं। अगला जो ऑप्शन है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो इसमें सिर्फ जो बात कही जा रही है लड़कों के बारे में की जा रही। लेकिन हम लोग अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक साथ खेलेंगे। तो इसमें भी इक्वलिटी की बात की जा रही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगला जो है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से जो है खुश नहीं हूँ। तो इसमें बात कही गई, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, यानी इसमें कोई ये तो बात नहीं की जा रही कि लड़कों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ या फिर लड़कियों। तो इसमें भी जेंडर की कोई भी एक बात नहीं की जा रही है। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही है ऐसा जिसमें एग्जैक्ट बोला गया है कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, यानी कि जो लड़के हैं वो हमेशा शोर मचाते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो शांत स्वभाव की होती हैं, ऐसा माना जाता है। सदियों से जो चली आ रही परंपराएं यही स्टीरियोटाइप को दर्शाती हैं। ठीक है, तो यही जो है लिंग पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी जो सौर सेल निर्माण होता है उसमें जो किस पदार्थ का उपयोग करते हैं इसके निर्माण में। तो पहला है लैंड, सोडियम, कॉपर और सिलिकॉन। तो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आपका 4 ऑप्शन से हो जाएगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल निर्माण में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, यानी कि
जेंडर स्टीरियोटाइप को इसी में दर्शा रहा है, क्योंकि क्या लड़के से अपने आजकल तो लड़के बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि लड़कियां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लड़के खाना नहीं बना पाते, लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं, तो जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं उनको हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो वही जो है लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाती है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाती हैं। अगला जो है, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। तो एशियाई में ये बात तो नहीं की गई लड़कियां अच्छी नहीं होती या फिर लड़के अच्छे नहीं होते, तो उसमें सभी की बात कही गई है। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशी द्रव्यमान कम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में जो है हिस्सा लिया, तो इसमें दोनों बात कही जा रही है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है कि जो सामान्यतः लड़कियां हैं वो लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जब ऑप्शन चेक करिए तो उसमें सीधी सी बात ये देखिए कि एक पक्ष को कितना महत्व दिया जा रहा है, यानी कि अगर लड़के पक्ष को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है तो लड़की पक्ष को नकारा जा रहा होगा, यानी एक पक्ष की तुलना की जा रही होगी, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है, यानी जो नर चिड़िया होता है वो बहुत सारे सुंदर मतलब घोंसले जो बनाता है बहुत अच्छे सुंदर बनाता है, और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है, यानी जो चिड़िया होती है मादा चिड़िया वो अंडा देने के लिए फिर उसमें से घोंसला एक चूज करती है कि किस घोंसले में हमको अपने अंडे देने हैं, या कौन सी चिड़िया है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सी चिड़िया हो जाएगी आपका, बख्ता है, दर्जन चिड़िया है, या फिर शकरखोरा है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, जुलाह जो चिड़िया है यही इसमें मतलब चूज करती है कि हमको किस में अपना अंडा रखना है। जो दर्जन चिड़िया होती है वो पत्ते को सी करके मतलब बनाती है अपना घोंसला, आप सभी को पता ही होगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो नर मतलब चिड़िया होती है वो घोंसला बनाते हैं वो लोग अच्छे से बनाते हैं, लेकिन जो नर मादा हो मतलब मतलब मादा चिड़िया जो होती है वो उसमें से चूज करती है कि किस घोंसले में हमको अपना अंडा देना है, तो ये आपका जो है जुलाह चिड़िया हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं, यानी इसमें बात कही गई कीट समूह में रहते हैं और उनकी विशिष्ट यानी उन सभी की जो विशिष्ट भूमिकाएं हैं कि आपको ये काम करना है ये काम करना है तो वो बटी हुई हैं, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पहला है मधुमक्खी चिड़िया मकड़ी, दतैया दीमक चिड़िया होगा, या फिर चिड़िया मच्छर मकड़ी होगा, या फिर मधुमक्खी पर पाई जाने वाली मक्खी या फिर दीमक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 2, यानी दतैया दीमक और चिड़िया मतलब चींटियां, ठीक है। तो ये जो होती हैं एक ही समूह की मतलब एक ही समूह में होती हैं, जो दतैया है दीमक है और चींटियां हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फूलों की पहचान कीजिए। इसमें ये स्टेटमेंट दिए हैं, अब फिर आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सी जो विशेषताएं बताई गई इसमें कौन से फूल की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है केवल रात में ही खिलता है, ठीक है। पहला हो गया है कि वो जो फूल है वो केवल रात में ही खिलता है। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, यानी जो फूल है उसका प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है, यानी दवाइयाँ बनाने में किया जा रहा है। रंगाई के काम में भी लाया जा रहा है, यानी उसका प्रयोग रंगाई के कामों में भी लाया जा रहा है। पूरे वर्ष भर खिलता है, तो ये सारी जो विशेषताएं हैं किस फूल में होंगी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी गुड़हल गेंदा गुलाब धतूरा होगा, या रात रानी गुड़हल गेंदा गुलाब होगा, या फिर चमेली गुलाब धतूरा गुलदावरी होगा, या फिर सदाबहार धतूरा गुलाब और गुलदावरी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा 2 ऑप्शन, जो रात रानी है, क्योंकि ये रात रानी जो है केवल रात में ही खिलती है। गुड़हल भी है आपका, गेंदा भी है, गुलाब भी है। उनका जो प्रयोग किया जाता है औषधि बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो कलर बनते हैं यानी जो रंगाई का काम किया जाता है उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है, और ये पूरे वर्ष भर खिलते भी हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फूलों के नाम ध्यान रखिएगा, उनकी विशेषताएं भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, ये जो आपका 28 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वहां का पेपर है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि माना ये जाता है कि जब 2022 के ऑनलाइन जब एग्जाम हुए थे तो उसमें सबसे हार्ड पेपर बनाए गए थे,
वहीं से जो आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए। तो इसलिए जो आपने अगर 2022 के सारे ऑनलाइन सेट कर लिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को डील करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई जो लेवल का पूछा जा मतलब गया था, प्रश्न बने थे, वो 2022 में ही बने थे। जितने भी ऑनलाइन सेट एग्जाम हुए थे, अगर आप उतनी ही प्रैक्टिस इनफ कर लेते हैं तब भी आपका जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, अगर आपने पहले से थ्योरी कंप्लीट कर रखी है तो अगर आप 2022 के भी ऑनलाइन जितने भी एग्जाम हुए थे, अगर वो पूरे सेट अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो अब भी आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। आगे चलते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके में मधुमक्खियों से भी एक दिया है टॉपिक, ठीक है, हम लोगों ने जब थ्योरी की थी तो उसमें डिस्कस किया था। तो इसमें बात ये कही गई मधुमक्खियों से मतलब जो है स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला है केवल रानी जो है मक्खी ही अंडे मतलब केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, यानी जो छत्ता बना होता है मधुमक्खी का उसमें एक रानी मक्खी होती वही अंडे देती है। या फिर श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती हैं, यानी काम करने वाली जो मक्खियां होती हैं वो क्या होती है, नर मक्खी होती हैं। अगला है छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, या फिर छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो देखिए कुछ लोगों का ये रहता है कि की पॉइंट से केवल अगर है तो निगेटिव है, सभी जगह ये नहीं रहता निगेटिव। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी केवल लिखा है, यहाँ पे भी केवल लिखा है, ठीक है। तो निगेटिव का निगेटिव तो होगा ऑप्शन, ये तो 100% सही बात है। बट अगर आप की पॉइंट से ढूंढ रहे हो कि केवल लगा है तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं पे हो जाता है, बट ज़्यादा चांसेस यानी 50% के चांसेस रहते हैं कि नहीं होगा, 50% के चांसेस हैं कि हो जाएगा। तो की पॉइंट के चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 2 सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि श्रमिक मक्खी जो है नर मक्खी होती हैं। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि नर मक्खी भी होती है और मादा मक्खियाँ भी होती हैं जो मतलब काम करती हैं। लेकिन उस छत्ते में जो होता है, यानी जो एक छत्ता बना हुआ होता है मधुमक्खियों का, उसमें क्या होता है कि केवल एक ही रानी मक्खी होती है, वही अंडे देती है। बाकी जो होते हैं नर और मादा मक्खियाँ वो काम करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है, यानी इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा समूह है जो फल का है। तो पहला है आलू बैंगन आम, केला बैंगन मूली, टमाटर केला अदरक, या फिर केला भिंडी आलू। तो देखिए इसमें भी आलू बैंगन और आम की बात कही गई, यानी इसमें सब्जी आ गई, बैंगन भी आपका उसी के अंतर्गत जाएगा और आपका भिंडी भी। लेकिन जो टमाटर केला अदरक है ये आपका फल के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं जिसमें नहीं लिखा होता है। निगेटिव क्वेश्चन को हमको निगेटिव आंसर देना होता है, तो इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, या फिर बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, या फिर ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बावड़ियों का जो जल है वो पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ये कहना गलत है, क्योंकि वहाँ का पानी लोग पीने के उपयोग में लाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पानी होता है वो फ्रेश होता है, लोग अपना उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सही है, क्योंकि ये जल जो संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, यानी सदियों से चली आ रही परंपरा है, क्योंकि बावड़ियाँ लोग बनवा देते हैं, फिर उसमें जल जो होता है वो संग्रहित रहता है। तो इसमें आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि बावड़ियों का जो जल है पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। यहाँ पे नहीं लिखा, अगर लिखा होता प्रयोग में लाया जाता था तो ये ऑप्शन सही था, लेकिन हमको निगेटिव देना था तो निगेटिव का निगेटिव ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं। तो एक जो रेलगाड़ी है वो अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जा रही है,
तो उस रास्ते में क्या होता है, बहुत सारी सुरंगें जो हैं वो गुजरती हैं। तो ये जो सुरंगें हैं वो किन पहाड़ियों में है? पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, हिमालय है या फिर अरावली है? तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट की जो है पहाड़ियाँ, वो उसमें बहुत सारी सुरंगें जो हैं वो गुजरती हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? तो एक क्वेश्चन आपका हाथियों से भी आता है, एक मधुमक्खी से आता है, माने कुछ क्वेश्चन जो है वो फिक्स हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे। जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िबद्धता, तो जेंडर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई है, पहला है आदर्शन एवं रीजन के बारे में दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल मादा और बच्चे ही होते हैं। यानी जो हाथियों का झुंड होता है उसमें क्या होता है, केवल मादा हाथी होती है और बच्चे हाथी होते हैं। तर्क जो दिया गया है, नर हाथी चारों ओर जो है अकेले ही घूमते हैं। यानी जो नर हाथी होते हैं वो क्या करते हैं, चारों ओर सिर्फ अकेले ही घूमा करते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं, ये तो बात सही है। क्योंकि जब जो नर मादा हो मतलब नर हाथी होते हैं वो क्या होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो वो जो झुंड अपना छोड़ देते हैं और अपना वो अलग जाके रहने स्टार्ट कर देते हैं, यानी इधर उधर अपना घूमते हैं, खाते हैं। लेकिन जब जो झुंड बना होता है हाथियों का, उसमें क्या होता है, इसमें मादा हाथी रहती हैं, मतलब मादा हाथियां जो होती हैं, हथनियां होती, वो रहती हैं, साथ ही साथ उनके बच्चे रह रहे होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें जो नर मादा मतलब नर हाथी होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, झुंड छोड़ के। तो इसमें बात तो दोनों सही कही गई है। ठीक है, जो 71 है इसमें बात तो दोनों सही कही गई, लेकिन इसमें जो है जो व्याख्या नहीं कर पा रहा है, अभिकथन जो है वो सही है, रीजन भी सही है इसका, लेकिन जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं हो पा रही। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इसमें बात ये कही जा रही है कि हाथियों के झुंड की बात हो रही है, फिर इसमें बात ये कही गई है कि जो नर हाथी हैं वो चारों ओर अकेले घूमते रहते हैं। तो अगर ये झुंड के ही बारे में इसमें स्टेटमेंट दिया होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही है, बट जो है व्याख्या सही नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। यानी बच्चों की जब जांच हुई है, 5 बच्चे हैं, मतलब कक्षा 5 के 4 बच्चे हैं, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन बताया गया है उसकी मात्रा ये है, यानी अमन में इतना है, राधिका में है, सुरजीत में है, ओमारिया में है। तो इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता है, यानी एनीमिया की जो है वो है, यानी उनमें खून की कमी है जिससे कि एनीमिया रोग है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ब्लड किसके अंदर है ये आपको देखना है। तो 72 जो क्वेश्चन है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 72 जो है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन था 71 था। ठीक है, तो इसका हाँ फर्स्ट ही मतलब सेकंड ही ऑप्शन सही था। आगे चलते हैं, अगला जो है 72, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अमन है, वो जो राधिका है, वो जो मारिया है, इसके में क्या है, वो ब्लड कम है। लेकिन जो सुरजीत है उसमें ब्लड है, क्योंकि इतना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाकी इन लोगों में 8 है, 10 है, उनके में मतलब मारिया के में 11 मतलब 6 ही है। तो इन लोगों में क्या है, एनीमिया का जो रोग है वो पाया जाएगा, यानी कि रक्त अल्पता की कमी है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी चिड़िया जो होती है उनकी आंखों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें जब थ्योरी कंप्लीट कर रहे थे। तो इसमें बात वही कही गई, चिड़ियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। तो ये बात तो सही है कि जो चिड़िया होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ आंखें पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बात ये कह दी गई सभी चिड़ियों में। देखिए सभी में तो नहीं होता, कुछ चिड़ियों में होता है। अगला जो है, चिड़िया जो है, चिड़िया दो विभिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो चिड़िया होती हैं उनके दोनों तरफ आंखें होती हैं। कुछ जैसे उल्लू है तो उल्लू के दोनों तरफ आंखें नहीं होती, जैसे हम लोगों इंसान की होती है सामने आंखें, वैसे उन लोगों में होती हैं। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो
विभिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती, तो वो दृष्टि केंद्रित कर लेती हैं वो, क्योंकि उनके दोनों सिर के दोनों तरफ जो है आंखें होती हैं, वो आंखें इनकी फिक्स होती, हिलती नहीं है, यानी हम लोगों की तरह जो आंखें मूव नहीं करती हैं इनकी आंखें। तो इनको जब देखना होता है अगर किसी तरफ, तो इनको पूरा अपना सिर घुमाना पड़ता है, और ये दो अलग अलग वस्तुओं पर एक टाइम में देख सकती हैं। लेकिन अगर एक ही वस्तु पर ये देखेंगी तो इनकी जो दूरी है वो, मतलब दूरियां जो है बनी रहेगी। तो इस वजह से इनकी ये जो चिड़िया होती हैं, यानी जो पक्षी होते हैं, ये दोनों वस्तुओं पर देख सकते हैं। इनको देखने के लिए जो आंखें वो फिक्स होती है, तो इसलिए इनको अपना सिर घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है, मतलब S1 सही है और S2 गलत है। S1 गलत है और S जो है S2 सही है। तो इसमें जो है 73 जो है आपका, इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। S1 और S2 दोनों गलत हैं, क्योंकि इसमें बात ये कह दी गई सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, और इसमें बात जो कह दी गई नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं 74 पे। बाघों यानी टाइगर की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उनके अंधेरे में आगे बढ़ने में, अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं, यानी कि जो उनको अपना शिकार है रात में वो करने में मदद नहीं मिल पाती है। तो क्या है, संवेदनशील गलमुच्छे जो होती हैं वो तो उनको काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी उनको सब कुछ अनुभव करा देती हैं कि हाँ जो आहट है वो कैसी है, कहाँ से आहट आ रही, तो उनकी जो मोछें होती है वो भी मूव कर रही होती हैं। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में उनके कान, यानी उनके जो कान होते हैं वो भी मूव कर जाते हैं, यानी घूम जाते हैं, जिस तरफ से आवाज आ रही होगी उनके कान उस तरफ से घूम जाते हैं। ठीक है, तो ये भी तो उनकी मदद करते हैं। लेकिन जो जोर से गर्जना है यही उनकी मदद नहीं कर पाते। जब ये लोग जोर से गरजते हैं तो क्या होता है, जो शिकारी मतलब जो जानवर होते हैं जिनको इनका शिकार करना है वो भाग जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे बाघ है। ठीक है, तो यही जो है उनकी मदद नहीं कर पाता है। बाकी सुनने की तीव्र जो अभ्यास है वो भी इनकी बॉडी फास्ट होती है, यहाँ तक कि अगर जो हवा चलती है, ठीक है, अगर हवा से जो मूव हो रहे हैं पत्ते, या फिर जो सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, या फिर किसी व्यक्ति के आने की आवाज़ आ रही है, मतलब जो सनसनाहट होती है, या फिर कोई जानवर के आने की आहट है, तो वो भी इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा इनके कान सेंसिटिव होते हैं, तो ये तो इनकी मदद करेंगी मतलब शिकार करने में, लेकिन जो जोर से गर्जना होता है यही इनकी मदद नहीं करते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो दिया गया है राष्ट्रीय पार्क के बारे में और भारत के राज्य दिए गए, इसमें आपको मैचिंग करना मतलब मैच करना है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है कि जो जिम कार्बेट है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका उत्तराखंड में होता है। ठीक है, और जो आपका काजीरंगा है ये कहाँ पाया जाता है, ये असम में है। रणथंभौर जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका राजस्थान में है। और गिर आपका जो है गुजरात में है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन से राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में है, यानी फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पूरे मैच करने के चक्कर में मत पड़िएगा। पहला आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, फिर फटाक से आप ऑप्शन पे आइए कि अगर इसमें देखिए, अगर आपको ये पता था कि जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे उत्तराखंड में है, तो अगर आपने देखा कि फर्स्ट में सिर्फ जो है एक अब सेकंड ही यही ऑप्शन है 2 में ही सही है, बाकी तो इसमें थर्ड दिया गया है, इसमें फिफ्थ दिया गया है, मतलब इसमें फोर्थ दिया गया है, इसमें फर्स्ट दिया गया है। तो जो ऑप्शन आपका मच बेटर है वो सेकंड ही ऑप्शन है। आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। आपको ऐसे जो क्वेश्चन करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट देखिए, अगर आपको फर्स्ट से ही आंसर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा तो आप दूसरा फिर से मैच करिए। जैसे आपको फर्स्ट देखा आपने, जिम कार्बेट जो है पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। आपको अगर इससे आंसर नहीं मिल पाया तो आप नेक्स्ट करिए, यानी जो काजीरंगा है ये कहाँ पे है, ये असम में, तो आप यहाँ से फिर से दूसरा देख के फिर से मैच करिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे करेंगे तो इसका टाइम बचेगा आपका, यहाँ से जब टाइम बचेगा तभी जाके आप कर पाओगे। तो कम समय में हमको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सीटेड में क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। ठीक है, तो कम समय में हमको कैसे क्वेश्चन को डील करना है ये सब जो है ट्रिक आनी चाहिए। आगे चलते हैं। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, यानी जो पर्यावरण के शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जब चिड़ियाघर ले जाते हैं तो किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहे हैं, यानी किस उद्देश्य से वो लेके जा रहे हैं, उनका मोटिव क्या है वहां ले जाने का बच्चों का। तो पहला है
बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, या फिर है अगला, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, या वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, या फिर बच्चों में पशुओं और पालने के कौशल का विकास करना। तो देखिए इसमें ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब हम जानवरों मतलब बच्चों को चिड़ियाघर ले जाएंगे तो जानवर देखेंगे तो उनके प्रति वो सेंसिटिव होंगे। लेकिन जो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, वास्तविक जीवन यानी जो रियल लाइफ है, अगर उस बच्चे रियल लाइफ से अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, तो पैडागोजी का यही खेल है। आपको ऑप्शन लगेंगे कि तीनों सही है, चारों सही है, बट उसमें भी एक देखना होगा कि सबसे ज्यादा कौन सा सही है, क्योंकि अगर इसमें ये दिया होता 1 2 सही है या फिर 1 3 सही है तो आपका बन जाता, बट इसमें एक ही आपको चूज करना था। तो इसलिए इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर भी हम कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जो सभी ऑप्शन को अपने में इंक्लूड कर रहा होगा, और ऐसा एक ऑप्शन होगा उसमें। आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ये भी सही है, ऑप्शन ये भी सही है, बट ये जो है ऑप्शन ये गलत है। लेकिन इसमें भी आपको देखना पड़ रहा है कि कौन सा सबसे बेस्ट है जो हमको 1 नंबर देगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, पैडागोजी में थोड़ा सा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, जो मतलब जानवर हैं उनकी परिस्थितियों को जान पाए, साथ ही साथ मतलब विद्यार्जन के बीच जो परस्पर संबंध है वो भी स्थापित कर पाए। तो वो कैसे करेगा, जब वहां पे जाएगा, देखेगा कैसा क्या माहौल है, कैसे जानवर रहते हैं क्या है, तो उसके प्रति वो कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 पे। 77 जो है, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोज पूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है। तो इसमें है प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल या श्रवण कौशल। तो इसमें बात ये कही गई, अध्ययन जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो कौन सा विकास मतलब जो कौन सा कौशल उसका जो है विकसित नहीं हो रहा है बच्चों का। तो 77 जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो प्रदर्शन कौशल यही है, इसका विकसित नहीं हो पा रहा है। बाकी तो हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब बच्चे से आप पूछेंगे तो अवलोकन करेगा, यानी ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को कि हाँ कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे क्या है, तो वो उसका आंसर देने की कोशिश करेगा। रचनात्मक भी कौशल विकसित होगा, यानी बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी कि हाँ वो हर चीज़ तर्क वितर्क करना शुरू करेगा। श्रवण, तो इसका भी कौशल विकसित होगा, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर वो सुन ही नहीं रहा तो वो समझेगा क्या, तो इसलिए जो श्रवण कौशल है वो भी उसका विकसित हो रहा है। लेकिन प्रदर्शन कौशल की यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 78 पे। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं। तो पहला सृजन, चयन, भाषण और लेखन। सही विकल्प चुनिए, ए बी है या फिर सी डी है या फिर ए डी है या फिर बी डी है। तो इसमें आपका 78 जो है उसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए बी, यानी सृजन भी आपको करना है और चयन भी करना है। तो समस्या समाधान के यही गुण है। सृजन का मतलब है कि आप समस्या को समझ रहे हैं कि आखिर समस्या है तो है क्या। जब तक आप समझेंगे नहीं कि आखिर प्रॉब्लम आई हुई क्यों है, आखिर प्रॉब्लम है क्या, तो आप क्या उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे नहीं। फिर उसका चयन करेंगे कि आखिर समस्या है तो उसको हमको कैसे निपटाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपका ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 पे। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी जो ईवीएस का एक टीचर है उसके द्वारा जो प्रयुक्त की जा रही है भाषा वो कौन सी है। औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, यानी जो औपचारिक होती है, औपचारिक का मतलब होता है जो स्कूल में लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं उसमें इंग्लिश में ही आपको बात करनी है, अगर आपने इंग्लिश में बात नहीं की तो आपको फाइन भी देना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाती है औपचारिक भाषा की, मतलब इसी लैंग्वेज में आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है तो करना है। ठीक है, तो ये आपकी औपचारिक भाषा हो जाती है। अगला जो ऑप्शन है, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए, यानी अगर बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या समझेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सभी को समझ में आए, जो किसी भी इन्वायरमेंट से हो, उसकी कोई भी लैंग्वेज रही हो, सभी को लैंग्वेज ऐसे आप टीचर जो है ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें क्लासरूम में कि सभी बच्चे को समझ में आए, क्योंकि सभी बच्चे की लैंग्वेज एक नहीं होगी। क्लासरूम में मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों की जो लैंग्वेज है, जो उनकी मदर टंग है वो एक नहीं होगी, क्योंकि इसमें बात प्राइमरी की जा रही है।
ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है कि सभी बच्चे अपने आप को इंक्लूड कर पाएँ उस लैंग्वेज में, सभी बच्चे जो उस भाषा को समझ पाएँ। तो इसमें ये बात कही जा रही है ताकि बच्चे ही ना समझें, तो जब बच्चे भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो पढ़ेंगे क्या। अगला जो ऑप्शन है, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमको ऐसी लैंग्वेज प्रयोग करनी है कि बच्चे जो हैं वो अपनी डेली भाषा बोलते हों, यानी जो रोज की उनकी लाइफ है वो उसमें वो भाषा का प्रयोग करते हों, तो जब वो उसमें प्रयोग करेंगे तो अच्छे से वो समझ पाएंगे और अपने आप को इंक्लूड भी कर पाएंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे। तो आकर्षक एवं प्रासंगिक, तो पहला ऑप्शन है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, या फिर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। क्योंकि जब हम किसी जो मतलब मान लीजिए किसी के प्रति आकर्षित हैं, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, किसी सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट है, तो क्या होगा उसमें हम इंटरेस्ट अगर ले रहे हैं तो हमारे जितने सेंसेस सभी इन्वॉल्व होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आपको मूवी अगर वो बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, बहुत अच्छे से सुन रहा, आपके कान भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस कर रहा होगा, तो यानी हर जो सेंस है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। आंखें भी आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी कि हाँ एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो भी मतलब जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है, अगर वो उस टॉपिक को या फिर उस सब्जेक्ट को या फिर वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, अगर वो हम सीख रहे हैं देख रहे हैं तो उसमें हमारे सारे सेंस जो है वो मतलब सक्रिय होंगे, उसमें एक्टिव होंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जो 1 to 5 होता है, यानी 1 to 5 की जो क्लासेस होती हैं उसमें टीचर को यही परचेज किया जाता है कि बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करें। बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो उसको बहुत अच्छे से कम समय में भी सीख लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए, यानी जो सबसे कम प्रभावशाली क्रियाकलाप है वो कौन सी है। अगला जो है विद्यार्थियों से परिचर्चा या फिर कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, या फिर विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो 80 जो 1 है इसमें जो आपका 81 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। यानी जिन बच्चों को नहीं आता है, जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप उनको पनिशमेंट देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। 1 to 5 में मतलब बच्चों को हमको पनिशमेंट नहीं देना, बच्चों को हमको किसी भी प्रकार से उनको प्रताड़ित नहीं करना है, किसी भी प्रकार से उनको हमको टॉर्चर नहीं करना है, वो चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, किसी भी तरीके से हमको उनको जो है परेशान नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 82 पे। 80 क्वेश्चन जो 82 है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का जो है उद्देश्य होना चाहिए। तो आपने देखा होगा 1 to 5 में जो बुकें प्रिंट होती हैं उसमें पहेलियां भी दी हुई होती हैं, मैथ में भी होती हैं, ईवीएस का मतलब ईवीएस की जो बुकें होती हैं उसमें भी दी होती हैं। 1 to में तो मतलब कोई बुक नहीं होती है ना, तो मतलब ये नहीं होता है, बुकें होती हैं बट ये नहीं रहता है कि मैथ की बुक है, ये साइंस की बुक है, ये ईवीएस की बुक है, ऐसा नहीं होता है। एक ही बुक में सब कुछ इंक्लूड रहता है, उसमें थोड़ा ईवीएस भी होगी, थोड़ी हिंदी भी होगी, थोड़ी मैथ भी होगी, थोड़ी इंग्लिश भी होगी, थोड़ी संस्कृत भी होगी, मतलब सब कुछ उसमें थोड़ा थोड़ा दिया रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब क्लास थर्ड आ जाता है तो प्रॉपर तरीके से पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हिंदी की बुक है तो ये ईवीएस की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा जब करने से उसमें क्या होता है, पहेलियां भी इंक्लूड होती हैं। आपने देखा होगा मैथ की बुक उठा लीजिए या फिर ईवीएस की बुक उठाइए, उसमें पहेलियां दी हुई होती हैं। तो पहेलियां जो होती हैं उससे क्या होता है कि जब टीचर पहेलियां बच्चों से पूछता है तो उनका जो दिमाग है वो कल्पना करना शुरू कर देता है, यानी जो इमेजिन है वो करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे सोचना समझना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर इसका क्या ऑप्शन होगा, और बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं। तो इसलिए छोटी क्लासों में पहेलियां होती हैं। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, यानी जो सम्मिलित करने के लिए मतलब उद्देश्य को पहचानिए, आखिर उद्देश्य उसका क्या है। तो पहला है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, अगला है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, या फिर विद्यार्थियों को के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, यानी जो विद्यार्थी उनके मन को भ्रमित कर देंगे और टीचर खुद ही आनंदित हो रहा है,
या फिर विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो 82 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, यानी जो पहेली बूझी मतलब पहेली जब कही जाएगी, जब पहेलियां जब टीचर बच्चे से पूछेगा तो बच्चों में तर्क जो करने की क्षमता है वो विकसित होगी, यानी तर्क वितर्क वो करेंगे, उसके निगेटिव पक्ष भी देखेंगे, उसके पॉजिटिव पक्ष भी देखेंगे, उसमें आपस में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका ये नहीं ये होगा, इसका ये नहीं ऐसा होगा। तो उसमें तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी, यानी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 पे। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो पर्यावरण अध्ययन है शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों के द्वारा, यानी जो स्टूडेंट है वो प्रश्न पूछना बहुत अच्छा माना गया है उसके द्वारा, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, विद्यार्थियों की क्षमता के। तो बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए अगर आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया क्लासरूम में, फिर आप कह रहे हैं बच्चों से इससे रिलेट क्वेश्चन पूछिए, तो अगर जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इस बच्चे ने इस टॉपिक को समझा है, और उस क्वेश्चन पूछने के लेवल से भी आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे इसको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे इसने गलत समझ लिया है, कहाँ पे इसने सही समझा है और कहाँ पे हमको इसको सुधारने की जरूरत है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं टीचर को समझने में भी कि बच्चे को कहाँ पे समस्या आई है या फिर बच्चे ने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। तो ये जो स्टेटमेंट इसके दिए गए हैं, तो 83 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। लेकिन इसमें विद्यार्थियों की क्षमता का ज्ञान आपको नहीं पता होगा कि विद्यार्थी में कितनी क्षमता है। क्या पता जो आपने टॉपिक पढ़ाया वो उस टॉपिक में उसको इतना इंटरेस्ट ना हो सकता है उसको आपने मैथ पढ़ा दी, बच्चे को मैथ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो तो मैथ के क्वेश्चन अच्छे से नहीं बता पाया, लेकिन उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, उसको हिंदी बहुत अच्छी आती हो, उसको ईवीएस बहुत ज़्यादा अच्छी आती हो। तो उस एक अगर टॉपिक से एक बच्चा अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पा रहा है या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, तो हम बच्चे की क्षमता नहीं डिसाइड कर देंगे कि बच्चे की इतनी ही क्षमता है, वो इतना ही सीख सकता है। ठीक है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ऑल ऑफ सब्जेक्ट में तो वो अच्छा है, एक ही सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक है, तो इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो सीखने में कमज़ोर है। तो बच्चे की जो क्षमता है उसका पता नहीं चलता है, जो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस दिन बच्चे मेंटली तरह मतलब मेंटली तौर पे ठीक ना हो, फिजिकली तौर पे भी ठीक ना हो, उसको फीवर हो, कुछ भी हो सकता है, डिस्टर्ब हो। तो ये अगर बच्चा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बता पा रहा तो उसकी हम कुछ क्षमता डिसाइड नहीं कर देंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन आपका गलत है, और जहाँ पे सी है वो आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं 84 पे। गलत कथन का चयन कीजिए, यानी जो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें गलत आपको एक चूज करना है। आपने खुद ही देखा होगा ये पेपर सॉल्व करने में कितने ऑप्शन, कितने ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो निगेटिव हैं कि गलत नहीं मतलब नहीं है, या फिर चयन कीजिए जो गलत है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि पहले जो था नहीं बहुत मतलब नहीं निगेटिव क्वेश्चन बहुत कम आते थे, बट अब क्या किया जा रहा है क्योंकि सभी का जो माइंड है एक बिल्ड हो चुका है कि हमको पॉजिटिव देखना है। सीडीपी में यही पढ़ाया जाता है कि पॉजिटिव देखना, बच्चे को एक्टिव देखना है। ठीक है, तो हमारी एक मतलब मानसिकता बन गई है कि हमको पॉजिटिव देखना है, क्वेश्चन पॉजिटिव देखना, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बस वही टिक कर देंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन को भी लास्ट तक पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तब तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बट अगर क्वेश्चन निगेटिव में दिया गया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िए। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ईवीएस एक अंतःविषयक विषय है, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, यानी जो ईवीएस है वो पढ़ना पढ़ाना स्थानीय यानी जो आसपास की वस्तुएं हैं उन्हीं के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, या फिर कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होनी चाहिए। तो इसमें आपका 84 जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता, यानी जो ईवीएस के अंतर्गत सिर्फ आप जैविक विविधता को ही दिखाएंगे ऐसा नहीं, ईवीएस के अंतर्गत सब कुछ इंक्लूड होता है, आपका इन्वायरमेंट भी होता है, उसमें जीव जानवर भी होते हैं, जैविकता भी दिखाई जाती है, स्थल मंडल भी दिखाए जाते हैं, सब कुछ होता है, यानी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें मिलती हैं ईवीएस के अंतर्गत सब कुछ दिखाई जाती हैं। तो एक पक्ष को कहना गलत होगा कि ईवीएस में एक ही पक्ष को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि 1 to 5 में हम क्या करते हैं भाषा और गणित के माध्यम से ही हम सब कुछ पढ़ाते हैं, मतलब अलग अलग बुकें नहीं होती हैं। आगे चलते हैं 85 पे। एक पर्यावरण अध्ययन
शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? यानी अगर आप एक पर्यावरण ईवीएस के शिक्षक हैं, तो अपने कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए कहेंगे, यानी कि बच्चों से कहेंगे आप अवधारणाएँ लिखो, तो ये कहना गलत होगा। उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन कराना, तो इनको रटाना भी नहीं है। उनके कमज़ोर पक्षों को ढूँढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें बात ये कही गई है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, तो आप ये समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि बच्चे जो हैं उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन से पक्ष उनके जो कमज़ोर हैं, कहाँ पे उनको सीखने में वीकनेस है। ठीक है, तो आप उसका पता लगाएँगे, फिर साथ में उसका समाधान भी करेंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे, उसके बाद उनको फॉलो भी करने के लिए कहेंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बच्चे के मतलब सारे पक्षों को ध्यान में रखा जा रहा है। 86 जो है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक या फिर विद्यालयी शिक्षा। तो पर्यावरण जो पढ़ाया जाता है उसमें कौन सी जो शिक्षा का क्षेत्र कौन सा सम्मिलित है? तो 86 का आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ईवीएस के अंतर्गत औपचारिक भी लैंग्वेज आती है, यानी जो आप स्कूल में जाकर सीख रहे हो वो औपचारिक भाषा हो जाती है। अनौपचारिक क्या हुआ? आप घर से सीख रहे हो, घर में भी तो बहुत सारी जो तौर तरीके हैं, रहन-सहन है, वो भी हम घर से सीखते हैं। साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट से, अपने आस-पड़ोस के लोगों से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, तो वो सब जो भाषाएँ होती हैं, जो भी तौर तरीके होते हैं, वो अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए अनौपचारिक क्या होता है कि अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसके लिए हमको कोई टाइम सेट नहीं करना पड़ता। ये तो नहीं है आप घर में कुछ तौर तरीके सीख रहे हैं तो इसका टाइम फिक्स होगा कि 1 घंटे हमको सिर्फ सीखना है, ऐसा तो नहीं है। आप मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि मार्केट आप 1 घंटे के लिए गए हैं तो बस 1 घंटे हमको सीख लेना, बाकी आँखें बंद कर लेनी, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो अनौपचारिक होता है उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो कहीं से भी हम किसी भी टाइम सीख सकते हैं। आप मूवी देख रहे हो तो मूवी से बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है? वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो सकता है। आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हो तो ये तो नहीं है सोशल मीडिया 1 ही घंटे आपको यूज़ करनी है। आप सोशल मीडिया का कितने भी टाइम यूज़ कर सकते हो और वहाँ से कुछ भी सीख सकते हो। तो ये जो है अनौपचारिक शिक्षा वो होती है कि जिसके लिए कोई टाइम फिक्स ना हो, हम ये कहीं से भी कभी भी सीख सकते हैं। औपचारिक शिक्षा होती है जो मतलब इसका टाइम फिक्स होता है कि आपको इतने ही टाइम सीखना है, मतलब इतने ही टाइम ये फिक्स है। अब अगर आप स्कूल का टाइम फिक्स होता है यानी इतने टाइम से इतने टाइम, कोचिंग का टाइम फिक्स है, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हो तो उसका भी टाइम एक फिक्स होता है कि इतने टाइम जो ऑनलाइन क्लास होगी। ठीक है, तो जिनका टाइम फिक्स है, नियम पाबंद होते हैं जो शिक्षाएं, वो औपचारिक के अंतर्गत आ जाती हैं। जो नियम के पाबंद नहीं होती वो अनौपचारिक के अंतर्गत चली जाती हैं। ठीक है, तो ईवीएस जो है वो आप स्कूल से भी सीखते हो, साथ ही साथ अपने घर से भी सीख रहे हो, आस पड़ोस के लोगों से भी सीख रहे हो, मार्केट से भी सीख रहे हो, घर से जाते हुए, मतलब स्कूल से आते हुए घर के जो रास्ते में जो चीज़ें पड़ रही हैं, जो लोग मिल रहे हैं, आप उनसे भी कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये सभी के उसी के अंतर्गत आ जाती हैं, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 पे चलते हैं, 87 पे चलते हैं। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं, यानी जो उनकी अवधारणात्मक शिक्षा हो, मतलब समझ होती है, वो बहुत अच्छी कब होगी? जब शिक्षक उस पर जोर डालते हैं, संवाद पर जोर डालते हैं, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, या पाठ्य पुस्तकों पर, या प्रतिस्पर्धा पर। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि अवधारणात्मक समझ बच्चे की कब डेवलप होगी? यानी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होगा? जब वो संवाद करेगा, जब क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा होगा। जब क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा होता है, जो जो बच्चा एक्टिव नहीं भी होता वो भी एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्कशन में उसको इंटरेस्ट है, उसको आनंद आता है कि हाँ ये क्या बात कह रहे हैं, अच्छा ये बात क्या कह रहे हैं, अच्छा कौन से टॉपिक पे बात चल रही है, तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। तो इसलिए संवाद पर ज़्यादा जोर डालना चाहिए एक शिक्षक को, तभी जाके बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, यानी अवधारणात्मक समझ उसकी बेहतर होगी। अगला आप देख लेते हैं क्वेश्चन। उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो पहला है समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, या फिर बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, या फिर बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो 88 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, यानी समस्याओं पर केंद्रित होना, साथ ही साथ निर्णायक होना। ठीक है, तो इसमें आपके फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 पे चलते हैं। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त
सीखने का जो संसाधन होगा, यानी ईवीएस का टीचर है वो क्लासरूम में एक चर्चा कर रहा है कि जो घर की मक्खियां वो बीमारियां फैला रही हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो मतलब संसाधन है वो कौन सा होगा। तो इसमें जो 89 है इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि अखबार। अखबार के माध्यम से हम लोग जो है चर्चा का जो साधन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, यानी अखबार में सब कुछ सारी जानकारियाँ हमको मिल जाती हैं, तो इसलिए आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है। खेल खेल में पाठ पढ़ते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेलने के मैदान में ले जाती है, ठीक है, और उन्हें अलग अलग दिन में विभिन्न खेल खिलाती है, यानी अलग अलग दिन में अलग अलग खेल खिला रही है। मीनू उस पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखा करके विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को मतलब अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है। तो इसमें ये बात कही जा रही है कि जो मीनू है, यानी ये जो एक शिक्षक है, वो विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से खेल खिला रही है अलग अलग दिन में। तो मीनू उस पाठ को अलग अलग खेलों में चित्र कार्ड को दिखा करके विद्यार्थियों को पढ़ाती है, ठीक है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने वाले कौन सा सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली रणनीति होगी। तो इसमें जो पहली टीचर है यानी जो सरिता है उनकी प्रभावशाली है मतलब जो रणनीति, या फिर जो मीनू है। तो इसमें बात ये कही गई है कि परिस्थितियों पर निर्भर है, कि परिस्थिति निर्भर कर रही है कि बच्चा किस में ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें एक सेकंड, इसमें बात ये कही गई कि सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में भिन्न भिन्न जो है खेल खिलाती है। तो इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्ड वो बना रही तो कार्ड में बच्चा एक्टिव नहीं है, टीचर तो एक्टिव है बट बच्चा एक्टिव नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो फर्स्ट है उसमें सरिता क्या कर रही है, बच्चों को खिला रही है, खेल खिला रही है, प्ले ग्रुप करा रही है, एक्टिविटी करा रही है, तो उसमें बच्चा एक्टिव है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसमें 30 क्वेश्चन थे। ये आपका 28 दिसंबर 2022 का ऑनलाइन एग्जाम जब हुआ था उसी का सेट है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा 2022 का, और एग्जाम जब हुआ था आपका 28 दिसंबर। ईवीएस का पूरा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें 30 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस के क्वेश्चन है और प्रीवियस के क्वेश्चन सीटेट में जो है रिपीट होते हैं। अब आपको यहाँ पे डेली प्रीवियस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हम लोग सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, मैथ सब कुछ करने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ आपको 3 बजे क्लास मिलेगी, तो आप लोग डेली ज्वाइन करिएगा। आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है उसमें एसएसटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप थ्योरी कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो आप एसएसटी भी ज्वाइन मतलब 5 बजे की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर हम लोग सीडीपी के करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड